हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का जलीय केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में रामेश्वरम में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं राकेश पाल, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, तमिलनाडु के रामेश्वरम में जलीय केंद्र स्थापित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। बात आई है यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। आपको याद रखना है कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है समुद्र में स्मगलिंग को रोकना, इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज जो होती हैं उनको रोकना। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें तस्करी को रोकने के लिए और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? वाइस एडमिरल B.A. कामत। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के क्षेत्रीय कमांड सेंटर और उनके मुख्यालय डिस्कस कर लेते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम कमांड सेंटर है गांधीनगर गुजरात में, और पश्चिम कमांड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में, पूर्व कमांड सेंटर चेन्नई में, उत्तर पूर्व कमांड सेंटर है कोलकाता में, और अंडमान और निकोबार कमांड सेंटर है पोर्ट ब्लेयर में। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट जरूर करिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, तो वहां से लिंक मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए, तो आपको चैनल मिल जाएगा, उससे ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, साइंस की ई बुक, जियोग्राफी की ई बुक, ये सभी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऐप पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों, 6 अप्रैल 2024 को जो ऐप पर टेस्ट आयोजित किया गया था, तो उसके विजेताओं की बात करें यानी टॉप 10 की बात करें, तो पहले नंबर पर है सादाब, दूसरे पर रूपाली मजूमदार, तीसरे पर नमन गुप्ता, चौथे पर राजपूत हनी, और 5वें नंबर पर है मुकेश सिंह, 6ठे नंबर पर है यशवती लोधी, और 7वें नंबर पर है सुप्लेक्स सिटी, 8वें नंबर पर है जिगर परमार, और 9वें नंबर पर है चंद्रदीप, और इसके अलावा 10वें नंबर पर है निशा। तो ये हैं टॉप 10 6 अप्रैल 2024 के टेस्ट के। आप भी टेस्ट दीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, तो आप भी इस प्रकार से इसमें भागीदार बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 6 अप्रैल को। तो दोस्तों, अप्रैल माह के पहले शनिवार को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। तो इस बार यह दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों। इस दिवस का उद्देश्य है ऐसे कलाकारों या ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करना जो हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो हाथों से वस्तुओं का निर्माण करने वाले कलाकारों और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है हस्त निर्मित उत्पाद खरीदें, यानी बाई हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अप्रैल माह में मनाए जाने वाले अब तक के प्रमुख दिवस या आने वाले समय में जो दिवस मनाए जाएंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है, और आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को ही मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है।
13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है जो कि 1919 में हुआ था। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे है, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा चेन्नई में। तो चेन्नई का एक क्षेत्र है जिसका नाम है तांबरम। तो तांबरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि जी के द्वारा किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है, आर.एन. रवि। तो ये जो परमवीर गार्डन बनाया गया है इसमें 21 परमवीर चक्र विजेताओं के इतिहास और मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जो परमवीर चक्र विजेता है उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं और उनकी हिस्ट्री को भी बताया गया है। आपको याद रखना है कि परमवीर चक्र वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। चलिए दोस्तों, भारत के वीरता पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं। तो युद्ध काल के दौरान अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों को सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन दिया जाता है? परमवीर चक्र। फिर उसके बाद महावीर चक्र होता है, फिर उसके बाद होता है वीर चक्र। शांति काल के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। दोस्तों प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहां पर पार्क की बात आई है, तो अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? असम में। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। G20 पार्क कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव पुणे में स्थापित किया गया है। अनुभूति समावेशी पार्क जिसे दिव्यांग पार्क बोला जाता है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। चाय पार्क असम में स्थापित किया गया है। इसके अलावा फायर पार्क भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में। पहला ई बेस्ड इको पार्क नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में और डॉग पार्क लुधियाना में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को एक्टिव किया गया है? आंसर हो जाएगा रोमानिया। तो रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर डेवलप किया गया है। यह लेजर सूर्य से अरबों गुना तेज और चमकीली किरण पैदा करने में सक्षम है। यानी कि ये जो लेजर बनाई गई है वह सूर्य से अरबों गुना तेज और चमकीली किरण पैदा कर सकता है। दोस्तों इस लेजर का इस्तेमाल रोगों के इलाज के लिए किया जाएगा, यानी रोगों का पता लगाने के लिए। इसके अलावा रिसर्च में भी इसका यूज किया जाएगा और इसे रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में एक अनुसंधान केंद्र में डेवलप किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें रोमानिया की, तो रोमानिया यूरोप महाद्वीप में है। कैपिटल इसकी बुखारेस्ट है और प्रधानमंत्री है मार्सेल सियोलाको। और यहां पर आप रोमानिया की लोकेशन देख सकते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी देश है रोमानिया। इसके अलावा इसकी सीमा हंगरी और बुल्गारिया और मोल्डोवा देश से लगती है। यहां पर आप इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। यह है प्यारा भारत और यह है रोमानिया की लोकेशन। अगला क्वेश्चन है, अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में किसने परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में किसने परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। डीआरडीओ को हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका काम होता है भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए रिसर्च करना। तो दोस्तों अभी हाल ही में यानी अप्रैल में ही डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इससे पहले 7 जून 2023 को भी डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। चलिए कुछ जानकारी अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। तो अग्नि प्राइम मिसाइल को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है और इसी प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें बनाई गई हैं। तो भारत में मिसाइलों के निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है और इसी के तहत ये मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल एक मध्यम दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 1200 से 2000 किलोमीटर की है। यानी कि 1200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक यह अपने टारगेट को नस्त नाबूद कर सकती है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दोस्तों अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन करीब 11,000 किलोग्राम का है
और अग्नि फर्स्ट का पहला परीक्षण कब किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। तो अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों फिडे रैंकिंग में अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद इस रेटिंग में भारत में दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो पहले स्थान पर हैं अर्जुन एरिगेसी और दूसरे स्थान पर हैं विश्वनाथन आनंद। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में बात करें तो विश्वनाथन आनंद 11वें स्थान पर रहे हैं और प्रज्ञानंद आर 14वें, गुगेश डी 16वें और विदित संतोष गुजराती 25वें स्थान पर रहे हैं। दोस्तों शतरंज की बात आई है तो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है इस पूरे विश्व में, वो है फिडे। इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन भी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्योकोविच, उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ किसने ली है? दोस्तों ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली है? आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी ने। तो अप्रैल में अभी हाल ही में इन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। आपको याद रखना है कि दिसंबर 2023 में मिस्र में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और उसमें अब्दुल फतेह अल सीसी ने जीत हासिल की थी और अब अप्रैल 2024 में उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अब्दुल फतेह अल सीसी पहली बार 2014 में राष्ट्रपति बने थे इजिप्ट के यानी मिस्र के, और फिर इसके बाद दूसरी बार वो 2018 में राष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो उनका कार्यकाल 6 साल का होगा। दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी रह चुके हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इजिप्ट की बात करें यानी मिस्र की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कैपिटल इसकी काहिरा है। दोस्तों करेंसी है इजिप्शियन पाउंड और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी। राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री हैं मुस्तफा मदबौली। इसके पड़ोसी देशों में लीबिया, सूडान, इजराइल, इसकी समुद्री सीमा सऊदी अरब से भी लगती है और समुद्र है इसके आसपास भूमध्य सागर और लाल सागर, और यहीं पर आपको सुएज नहर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। तो इनके बीच में एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। कुछ इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिस्कस कर लेते हैं। तो साइमन हैरिस आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू के पीएम बने हैं। नवाब सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष बने हैं। ओलजास वैक्टोनोव कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल ने। तो अभी हाल ही में एससीओ सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है। तो इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने। दोस्तों अजीत डोभाल जी ने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव से भी मुलाकात की है। दोस्तों बात करते हैं एससीओ की, तो इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 15 जून 2001 को किया गया था। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है और यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य कौन कौन है? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। आपको याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान 2017 में इस ग्रुप में शामिल हुए थे। दोस्तों एससीओ जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। यह 80% क्षेत्र को कवर करता है। एससीओ सम्मेलन 2024 का आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई लेनदेन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा 56%। तो केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के लेनदेन में जुलाई और दिसंबर 2023 के बीच
56% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे हम फिशमी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप जैन अभी हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष बने हैं। तो ऑटो कंपोनेंट निर्माता और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र रहे हैं संदीप जैन, तो उन्हें अभी हाल ही में 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने से इंकार कर दिया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? भारत में। विश्वेश्वर राव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को। सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? एसजेबीएन लिमिटेड को। भारत सरकार देश में यूरिया के आयात को कब तक समाप्त करने की योजना बना रही है? 2025 तक। भारतीय सेना ने किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को सेना में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को। दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश नजमी वजीरी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। अगर उन भारतीयों के नाम आपको जानने हैं तो कल का करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो जरूर देखिएगा। किसने शिकायत निवारण प्रणाली इसको 2.0 का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सेबी। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रथम पुरुष डिस्कस करेंगे। जैसे स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? AR रहमान। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? मेहर सेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश यानी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर वाशिंगटन डीसी बताया हुआ है। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन का एक लेक्चर आपको सुबह 9 बजे यानी आज ही सुबह 9 बजे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो उस लेक्चर से आप जरूर जुड़िएगा, उसको शेयर भी करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो काहिरा किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।